I scored 24 out of 30 in my advanced accounting MCQs. Want to know how? Then continue watching this video. Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sneha. In this video, we'll try to cover a very common topic, that is how to solve MCQs. ठीक है, some short tricks and tips and tricks that can help you when you feel stuck in solving MCQs. I'll also tell subject wise कि क्या क्या आता है, कैसे आता है, कौन से पेपर की डिफिकल्टी कितनी रहती है एंड कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो में चलते हैं. सबसे पहली चीज़, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर रखना है. ठीक है, जितना ये चीज़ डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए ज़रूरी है उतना ही MCQs के लिए भी है. बिकॉज जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके जो MCQs होते हैं केस स्टडी बेस्ड या फुल क्वेश्चन बेस्ड, वो वही होते हैं. लाइक वो सेम क्वेश्चन ही होते हैं. कभी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कभी कैश फ्लो का, कभी बाय बैक का, तो वो पूरे क्वेश्चन वही होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते थे. तो यू हैव टू सॉल्व द होल क्वेश्चन और लिमिटेड टाइम में. ठीक है, तो एक तो अपने कॉन्सेप्ट्स पे कोई भी चांस नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है. ठीक है, दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, लाइक ये एक ऐसी मिस्टेक है जो होनी ही नहीं चाहिए अगर आप लोग ध्यान से करोगे. ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट टू सॉल्व, ठीक है, रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. मान लो आधे पेज का क्वेश्चन है, एक पेज का है, या इवन 4 लाइन का भी है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया ऊपर ऊपर, और वो जो लास्ट में पूछ रहे हैं ना, वो हमने पढ़ा ही नहीं. क्योंकि कभी कभी ऐसे अगर जो ट्रू फॉल्स वाले हैं, ठीक है, करेक्ट और नॉट करेक्ट ऐसे लिखा होता है, तो वो चीज़ जो होती है ना, वो हाईलाइटेड होती है कि करेक्ट जो है वो कैपिटल्स में लिखा है, ठीक है, या फिर ट्रू कैपिटल्स में लिखा है, तो हमें लगता है वो वही पूछ रहे हैं. बट कभी कभी नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट ये चीज़ पूछ रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से लाइक आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराते हो. क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में हमने सिर्फ वो जो बोल्ड वर्ड था वो पढ़ लिया एंड आंसर मार्क कर दिया. एंड एक और चीज़, ICAI को पता है तुम ये गलती करोगे, इसलिए करेक्ट का भी आंसर होगा तुम्हारे ऑप्शंस में एंड नॉट करेक्ट का भी आंसर होगा. तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन रीड करना, कभी भी जल्दबाजी में MCQs को मत सॉल्व करना. ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और तुम्हें ऐसा लगेगा सुनने में कि कितनी फालतू बात है, लाइक ऐसा कौन करता है. ऐसा करते हैं लोग क्योंकि हमें नहीं पता होता ना, उस प्रेशर में, उस 3 घंटे में हमें जब पेपर कंप्लीट करना होता है, तो हमारे माइंड में ये बात ही नहीं आती. हम फटाफट से ऊपर से पेपर देखकर वो सॉल्व करना चाहते हैं. तो ऐसी गलती मत करना. ठीक है, चाहे तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बट अपना पेपर ढंग से पढ़ना और ढंग से सॉल्व करना. क्योंकि अगर आते हुए पेपर में भी तुम्हारे मार्क्स कटेंगे तो यू वोंट फील गुड जब तुम्हें पता चलेगा. ठीक है, ये बात हो गई. अब सब्जेक्ट वाइज एक बार बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स से या फिर कैसे कैसे थोड़ा बहुत पूछा जाता है. वैसे तो इस चीज़ का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, फिर भी जितना मुझे समझ में आया है, जितना मेरे को मिला है, उतना हम बात कर लेते हैं. सबसे पहले अकाउंट्स का पेपर यूजुअली मॉडरेट टू टफ आता है. इससे पहले एक चीज़ और, जैसे एक ग्रुप है ना, ग्रुप 1, ठीक है, उसमें 3 पेपर्स हैं, तो कभी भी तीनों MCQs डिफिकल्ट नहीं आएंगे, कभी भी तीनों MCQs ईजी नहीं आएंगे. मोस्टली क्या होता है, एक MCQ बहुत ईजी होता है, एक मॉडरेट लेवल का होता है और एक बहुत डिफिकल्ट बनता है. और डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी ऐसे ही होता है. ठीक है, तो मतलब इस चीज़ को माइंड में रखना कि अगर जैसे अकाउंट्स का पेपर मुश्किल आ गया तो तुम्हारे लाइक अच्छी बात है, इसका मतलब लॉ और टैक्स का पेपर मैनेजेबल आएगा, इजी आएगा. तो अकाउंट्स का पेपर देख के घबरा मत जाना कि लाइक यही पेपर इतना बेकार हुआ है तो बाकी कैसे होंगे, अच्छे होंगे. क्योंकि सितंबर 25 जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें अकाउंट्स का पेपर इजी था. ठीक है, उसके MCQs मैनेजेबल थे, आराम से सॉल्व हो रहे थे, तो वो पेपर इजी आया. तो फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि ठीक है, आगे लॉ और टैक्स में भी इजी आएगा. बट लॉ का पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट. अगर सितंबर 25 एग्जाम दिया था आप लोगों ने तो आपको पता ही होगा, बट जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने कहीं ना कहीं से रिव्यूज़ वगैरह या टीचर से भी सुना होगा. सितंबर 25 का लॉ का पेपर वॉज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री. ठीक है, उसके लाइक MCQ में क्या था किसी को समझ नहीं आया. इतना लंबा, लाइक द बुकलेट जो MCQ की थी वो आंसर शीट जितनी मोटी थी. ठीक है, इतना लेंदी पेपर बनाया हुआ था, डिस्क्रिप्टिव भी और MCQ भी. तो लाइक वो बहुत टफ पेपर था. फिर टैक्स का मॉडरेट लेवल का था. तो यूजुअली यही पैटर्न फॉलो होता है ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 2 में भी. कभी भी सारे पेपर्स मुश्किल नहीं आते और कभी भी सारे पेपर्स ईजी नहीं आते. ठीक है, उसके बाद MCQ के लिए क्या ज़रूरी है अच्छी तरह करना. एक तो जो छोटे छोटे AS होते हैं उनमें से 1 मार्क, लाइक 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली. ठीक है, केस स्टडी यूजुअली 10, लाइक 2, 10 या 26, मोस्टली 10 से आती है. बट ये जो 3 एसेट वाले हैं ना, इनमें से आ जाती है. फिर AS2 एंड AS22 में से आ जाती है और एक बायबैक में से आ जाती है. अगर बायबैक में से आ गई तो वो तो फ्री के नंबर है. ठीक है, बहुत ईजी केस स्टडी होती है, तो वो आराम से हो जाती है सॉल्व. फिर एक जो कॉमन तरीका है वो तो अभी तक सबको पता चल ही गया होगा. सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करने हैं फॉर द केस स्टडी क्वेश्चन एंड उसके बाद केस स्टडी में जाना है. बिकॉज तुम्हें पता होगा कि तुम्हें एग्जैक्टली केस स्टडी में क्या चीज़ ढूंढनी है. ठीक है, कैलकुलेट एक चीज़ और है, जो प्रैक्टिकल MCQs करोगे ना, उसको अगर लाइक क्वेश्चन पेपर पे अलाउड हुआ तो
या फिर अपनी आंसर शीट के लास्ट पे भी उसको करोगे ना, उसको बिल्कुल ऐसे मत लिखना कि तुम्हें भी समझना है क्या लिखा है, लाइक प्रॉपर फॉर्मेट्स वगैरह में नहीं, नॉर्मल हैंड राइटिंग सही लिखना, जिससे कि अगर तुमने पहली बार अटेम्प्ट किया, ठीक है, तुम्हारा आंसर नहीं आया और तुमने सोचा कि ठीक है बाद में आएंगे, तो फिर बाद में जब तुम उस क्वेश्चन पे दोबारा आओगे ना, तुम्हें वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व ना करना पड़े, इसलिए लाइक पहले ही उसको थोड़ा ऐसे करना कि तुम्हें समझ में आ रहा है, जिससे तुम बाद में आके दोबारा देखो ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ आंसर, और उसमें जो भी तुम्हारी गलती होगी या जो भी तुम्हें चेंज करना होगा वो तुम उसी में कर लोगे, तो तुम्हारा कंपेरेटिवली टाइम कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आते हैं लॉ पे। लाइक पिछली बार लॉ का पेपर बहुत मुश्किल आया था, तो इस बार चांसेस कम है, ठीक है। प्लस थ्योरी पेपर के जो एमसीक्यूज होते हैं ना, मोस्टली एक्सेप्शन तो हमेशा होती हैं, वो ईजी साइड पे होते हैं, ठीक है। उसमें कम टाइम भी लगता है, बिकॉज लाइक तुमने एक चीज़ पढ़ी, तुम्हें पता है या तो इसका आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। प्रैक्टिकल में हमें सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें उसका आंसर आता है या नहीं आता, तो उसमें टाइम लाइक उस हिसाब से लगता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और केस स्टडी में भी इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, अगर लाइक बहुत ही टफ बनाना हो तो पेपर बहुत लेंदी हो सकता है कि तुम पढ़ते पढ़ते खो गए, ठीक है, इसलिए तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत हुई या फिर तुम्हारे आंसर्स नहीं आए। अब यूजुअली केस ये लॉ में पूछा क्या जाता है, टाइम लिमिट्स, पेनल्टीज वगैरह हो गए, अमाउंट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कभी कभी सेक्शन नंबर्स भी, तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती है एमसीक्यूज में, ठीक है, कि मेंबर्स ऑफ कोरम कितने हैं, लाइक मैनेजमेंट वाले चैप्टर में से एमसीक्यूज बन जाते हैं। उसके बाद एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी है, लाइक मुझे नहीं पता ये लाइक फैक्ट है या फिर क्या, बट आई नोटिस दिस थिंग कि जैसे कि लाइक लॉ का पेपर है, ठीक है, एक केस स्टडी है, उसमें 4 या 5 पैराग्राफ्स हैं, एंड उसके बाद हमारे पास वही 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, क्योंकि सबके पास अलग अलग सेट जाते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन है उसका वो नंबरिंग चेंज होती है, बट एक क्वेश्चन लाइक फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पैराग्राफ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पैराग्राफ थर्ड क्वेश्चन, बट अगर तुम्हारा लाइक वो सेट वाइज होता है, बट ना एक पैराग्राफ से ढूंढ लेना एक एमसीक्यू होगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, मुझे याद नहीं कौन से पेपर में, बट मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर मैंने देखा आई गेस टैक्स का पेपर था, तो उसमें ना बहुत लंबी केस स्टडी थी, ठीक है, 4-5 पैराग्राफ समझ लो, ऑलमोस्ट 2 पेजेस की केस स्टडी थी, तो मैंने ना एक एक पैराग्राफ पढ़ा, और फिर लाइक पहले तुम क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद पैराग्राफ पढ़ा तो तुम्हें पता है उस पैराग्राफ से कौन सा क्वेश्चन है, लाइक एक एक करके सॉल्व करोगे ना, तो तुम चीज़ें मिक्स नहीं करोगे, तुम्हारा आंसर साथ साथ सॉल्व होता रहेगा, लाइक तुमने केस स्टडी जब खत्म पढ़ के फिनिश करी तो तुम्हारे आंसर्स भी सॉल्व हो गए, क्योंकि तुमने वो साथ साथ सॉल्व कर लिए। लाइक आई थिंक यू गेट द आइडिया कि जैसे एक पैराग्राफ से एक एमसीक्यू बनता है यूजुअली, ठीक है। उसके बाद टैक्स में वही जीएसटी के एमसीक्यूज इजी होते हैं डीटी के कंपैरिजन में। डीटी में वही या तो कुछ ऐसे टोटल इनकम टाइप्स या टैक्स लाइबिलिटी ऐसी ऐसी चीज़ें कंप्यूट करने के लिए आती है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, प्लस क्योंकि 2-3 चैप्टर्स का मिक्सचर होता है, तो तुम्हें थोड़ी सी प्रोविजन वगैरह अप्लाई करने में भी वो हो सकता है, ठीक है। तो जीएसटी के पहले सॉल्व कर लेना एंड ट्राई करना कि जीएसटी के आराम से तसल्ली से करो, उसमें गलती मत करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। एक चीज़ और, पढ़ते हुए भी ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे एक्सेप्शंस हो गई, ठीक है, कुछ कंडीशंस हो गई, लाइक ऐसी चीज़ होती है ना जो तुम्हें पता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में हमसे टेस्ट नहीं की जाएंगी, तो वो थोड़ा सा एमसीक्यू के हिसाब से कर लेना, ठीक है। ये हो गई ग्रुप 1 की बात। अब ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। फिर कुछ कॉमन पॉइंट्स और टेक्निक्स भी हैं मेरे पास जो तुम यूज़ कर सकते हो जब तुम्हें कुछ भी ना आए, ठीक है। ऐसा हो गया कि लाइक हमने सब कुछ करके देख लिया, अब आंसर नहीं आ रहा, तो अब क्या करना है, तो वो मैं भी बता देती हूँ। अब कॉस्टिंग में भी एमसीक्यू भी लाइक इंडिविजुअल और केस स्टडी दोनों आते हैं, ठीक है। यूजुअली 2 केस स्टडी बनती हैं और लाइक बाकी क्वेश्चन जैसे छोटे मोटे बन जाते हैं, कुछ तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं, एंड प्रैक्टिकल में 1 या 2 ही थ्योरी क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू में, बाकी प्रैक्टिकली बनते हैं। फिर कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट, ठीक है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी, इन तीनों चैप्टर्स में से मतलब मोस्टली आ जाता है, तो इन पे फोकस करना अच्छी तरह। और वैसे भी ये चैप्टर्स डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाइक अच्छी तरह करना ही इनके क्वेश्चन, इसमें वो मत करना। उसके बाद एक चीज़ और है, जैसे ना कॉस्टिंग और अकाउंट्स में कभी कभी ऐसे होता है कि वो किसी चैप्टर या किसी कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं कर रहा, बट हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब ये ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लाइक बेसिक प्लस माइनस करके, या फिर मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम कुछ कुछ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, कर लेना, ठीक है। ये सब मत सोचना कि कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा इसमें, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हो सकता है तुम्हारा आंसर निकल जाए, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कर लेना। ऑडिट में भी सेम चीज़ है, केस बेस बनते हैं प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन के बनते हैं। ऑडिट में ये लोग कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑडिट में और एसएम में, ठीक है, और दोनों में ही वही थोड़े से लेंदी हो सकते हैं। और तुम्हारे कीवर्ड्स हो गए, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, ठीक है, एसेज वगैरह के नंबर्स, वो चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, तो जितना याद कर पाओ उतना कर लेना। फिर एफएम एसएम में, एफएम के थोड़े टफ साइड पे आते हैं, एसएम के थोड़े से ईजी आते हैं, तो पहले एसएम के सॉल्व कर लेना एंड फिर एफएम पे जाना। और रफली देखो एफएम में ना ऐसा होगा कि शायद तुम्हारा कोई भी आंसर मैच ना करे, रफली कैलकुलेट करना, फिर जो क्लोजेस्ट आंसर हो उसको मार्क कर देना, मोस्ट प्रॉबेबली वही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूलाज पे अपनी अच्छी ग्रिप रखना, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूलाज के बेसिस पर ही सॉल्व होगा।
ठीक है, ये तो सारी बात हो गई। अब अगली बात है, एक छोटी सी टिप, या फिर अपना जो बोल रही हूँ वो थोड़ा सा याद रख लेना, या फिर वो कर लेना। अगर तुम अटक गए हो कहीं पे, ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अब इसके आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो थ्योरी एमसीक्यूज होते हैं ना, उसमें लाइक ऐसा कुछ साइंटिफिकली या यूनिवर्सल चीज़ नहीं है ये, बट जो थ्योरी एमसीक्यू में लाइक अब वही वाली सिचुएशन है ना कि तुम कुछ भी करोगे, तो मैं वही बता रही हूँ कि जब अटक जाओ, ठीक है, तुमने सब करके देख लिया, उसके बाद अगर नहीं आए तो यूजुअली जो लॉन्गेस्ट आंसर हो ना उसको मार्क कर देना, वो 90-95% केसेस में आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है मैंने कि अगर जो कोई थ्योरी क्वेश्चन हो तो उसमें ABCD ऑप्शन है, ठीक है, जो भी सबसे लंबा ऑप्शन लग रहा है ना उसको मार्क कराना। ओके जी। नेक्स्ट इज बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है एमसीक्यू की। सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हुई है, तुम्हारे पास एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का टाइम है भी या नहीं। अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया है, ठीक है, तुमने रिविजन भी ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी है या फिर हो गई, तभी तुम एमसीक्यू को अलग से टाइम देना। अगर तुम्हारा 50-60% सिलेबस ही हुआ है ना, तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि एमसीक्यू वैसे भी सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं भी करोगे। बट अगर तुमने कर लिया अच्छी तरह तो तुम लाइक एमसीक्यू को डेडिकेटेडली टाइम दे सकते हो। तो पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ कि कहाँ से करना है, एक तो वही है नॉर्मल, लाइक बेसिकली तुम्हारे सेम ही क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले एमसीक्यू में। जो चैप्टर डिस्क्रिप्टिव में नहीं पूछा जाता वो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो तुम्हारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो जो क्वेश्चन हैं वही तुम्हें प्रॉपरली वो करने हैं, और थियोरी में कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ध्यान रखना। दूसरी चीज़, मटीरियल ICI की बुकलेट और स्टडी मटीरियल बेस्ट है, ठीक है, रिपीट होते हैं उसमें से क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लो बैठ के, ठीक है। या तो पूरा सब्जेक्ट करके एक एक दिन निकाल लो फॉर लाइक पास या पेपर्स या फिर मॉक टेस्ट और एमसीक्यू को सॉल्व करने में, और एक दिन में बैठ के उसको आराम से सॉल्व कर लो जितने तुम कर सकते हो। बट इधर उधर मटेरियल के लिए मत भागना ज़्यादा, ICI की बुकलेट और स्टडी मटेरियल काफ़ी है, ठीक है। ओके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। आता है ठीक है, नहीं आता है तो गेस करो। उसके बाद एक चीज़ और, कुछ लोग क्या करते हैं लाइक पहले मेरी भी आदत थी कि क्वेश्चन पेपर में आंसर मार्क करते गए कि बाद में OMR में भरेंगे, बट मेरे साथ कुछ हुआ नहीं थैंकफुली कभी। बट मैंने लाइक अल्टीमेटली ना क्या किया, इस चीज़ को शिफ्ट कर दिया। मैं हमेशा अब क्या करती थी कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसको साथ के साथ मार्क कर दिया, बिकॉज यू नेवर नो कि तुम लास्ट के लिए छोड़ रहे हो, बट तुम डिस्क्रिप्टिव में इतना वो हो गए, बिजी हो गए, या फिर इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि तुम्हें पता ही नहीं चला टाइम कब हो गया और फिर तुम रह गया तुम्हारा वो, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको पेन से मत मार्क करना, तुम पेंसिल से मार्क कर सकते हो आई गेस, तो पेंसिल से ही मार्क करते चलना। बट अगर पेंसिल से नहीं भी कर सकते ना, तो लाइक स्टार्टिंग में तो पेंसिल से ही करना, क्योंकि तुम्हें अगर बाद में ऑप्शन चेंज करना है और तुमने पेन से मार्क किया, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड के साथ ये चीज़ हुई थी, उसने पेन से मार्क किया, ठीक है, एंड उसको बाद में पता चला कि इसका आंसर दूसरा है, और वो सही आंसर पता चला था उसे बाद में, बट फिर वो कुछ नहीं कर सकती थी, फिर उसने दोबारा वही मार्क कर दिया था, तो वो नहीं लेता वो आंसर, तो वो बेफालतू के 2 मार्क्स कट हो गए, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और OMR को बहुत ध्यान से करना। ये चीज़ मत करना कि कहीं फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लाइक नीचे आते आते तुम 8 का 9 में कराए, ठीक है, 9 का 10 में कराए, लाइक वो ऑर्डर खराब हो गया, फिर लास्ट में पता चला जब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। तो ये सब चीज़ें भी अगर होती है, और अगर पेंसिल से करो तो वो चीज़ हेल्प करती है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बहुत बेसिक कि हाउ टू अप्रोच MCQs इन एग्जाम, हमें कब करना चाहिए, हमें स्टार्टिंग में करना चाहिए, हमें मिडल में करना चाहिए, या हमें एंड में करना चाहिए। तो तीनों के फायदे बता देती हूँ। देखो, तुम करने को तो अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हो। अगर तुम स्टार्टिंग में करोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज ये होता है उसका कि तुम तभी गए हो, ठीक है, तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश है, तो तुम फ्रेश माइंड के साथ अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हो। बट इसका एक बहुत बड़ा कॉन ये है कि स्टार्टिंग में ना तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम उसको ज़्यादा टाइम दे दोगे, और फिर तुम्हारे पास तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए कम टाइम बचेगा। अगर तुम्हें पता है कि लाइक तुम लिमिटेड टाइम में 30-40-45 मिनट्स तक मैक्स पूरा MCQ सॉल्व कर सकते हो, तो स्टार्टिंग में ले लो। अदरवाइज मत लेना, कहीं पता चले कि तुम 1 घंटे तक, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट तक वही कर रहे हो, फिर लाइक पेपर नहीं होगा कंप्लीट। दूसरी चीज़ है लास्ट में लेना, ये तो आई वुड नॉट रिकमेंड, ठीक है। स्टार्टिंग में या मिडल में तो कर सकते हो, बट लास्ट के लिए कभी मत छोड़ना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में जितना लिखते जाओ उतना कम है। लास्ट के लिए छोड़ दिया तुमने, अगर 30 मिनट्स छोड़े लास्ट के लिए, ठीक है, बट वो 30 मिनट्स में नहीं सॉल्व हुए, बट सॉल्वेबल थे MCQs, तो तुम्हारे बेफालतू के मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर तुम्हें कुछ भी मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड अप्रोच आती है मिडल अप्रोच, मोस्ट रिकमेंडेड। मैं भी ऐसे ही करती थी। स्टार्टिंग में MCQ की बुकलेट को खोल के मत देखना, तुम्हें बुकलेट मिली उसको साइड में रख दो, ठीक है, उसको रीड करने की जरूरत नहीं है, उसमें देखने की जरूरत नहीं है कि कौन से चैप्टर से MCQ पूछा गया है, कौन सी केस स्टडी है, कुछ मत देखो, अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू करो, ठीक है। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करने के बाद अराउंड 1 आवर 130 लाइक 1 आवर 30 मिनट्स, उसके बाद तुम अपने MCQs पे जाओ, ठीक है। 30-40 मिनट्स डेडिकेटेडली पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो जितना आता है, क्योंकि तुम्हें करते करते पता चल जाएगा कि तुमसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। एक MCQ सॉल्व नहीं हो रहा, उसको छोड़ दो, आगे चले जाओ, किसी में भी लाइक डबल टाइम नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद लाइक उसको बंद कर दो और फिर दोबारा डिस्क्रिप्टिव पे आ जाओ। तो तुम्हें लाइक ऐसी बना के लिखना है, या जो तुम्हें आधे अधूरे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्या होगा कि तुमने स्टार्टिंग में अपना जो बेस्ट पार्ट था वो डिस्क्रिप्टिव में भी लिख दिया, MCQ में भी सारा अच्छी तरह टाइम लगा के कर दिया, लास्ट में तुम्हें जो कच्चा पक्का आता था या फिर जो तुम्हें लाइक ऐसे ही लिखना था वो भी लिख दिया। तो ये तरीके से थोड़ा तुम पेपर अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हो।
एज कम्पेयर टू द अदर्स। ठीक है, अब लास्ट में कुछ टेक्निक्स बताती हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो अगर तुम कहीं अटक गए तो क्या करना चाहिए। उससे पहले एक चीज़ और, मेरी एक हैबिट थी कि मैं ना पेपर उल्टा पढ़ना शुरू करती थी, पता नहीं क्यों। लाइक डिस्क्रिप्टिव हो या फिर एमसीक्यू हो, मैं देखती ही नहीं थी फर्स्ट क्वेश्चन क्या, मैं सीधा पेज को वो करती थी पेपर को, एंड उल्टा पढ़ना शुरू करती थी, क्योंकि बहुत जगह सुन लिया था कि आईसीआई क्या करता है, लाइक हमारे माइंड के साथ खेलता है। ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट देता है, तुम घबरा जाओगे, ये वो। तो मैंने वो चीज़ खत्म कर दी थी, मैं हमेशा पेपर उल्टा ही पढ़ती थी। तो मैं एमसीक्यूज भी ऐसी करती थी, तो उससे क्या होता था कि लास्ट में ना जो सिंगल या डिस्क्रिप्टिव वाले एमसीक्यू होते थे वो पहले सॉल्व कर लेती थी। तो उससे लाइक मेरे को कॉन्फिडेंस मिल जाता था कि हाँ, अगर मेरे 8 मार्क्स 10 मार्क्स कुछ भी हैं तो इतने तो बनेगा, अब केस स्टडी सॉल्व हो या ना हो, एक लाइक आई गॉट एन एज, मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि ठीक है हो जाएगा सॉल्व। तो लाइक वो चीज़ मैटर करती है। तो एक ऐसे कर सकते हो कि हमेशा उल्टा पढ़ना शुरू करना, चाहे वो एमसीक्यू हो या तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पेपर हो। ठीक है, अब एक बहुत कॉमन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, नहीं समझ आए तो पहले तो ये देख लो कि क्या चीज़ नहीं हो सकती। 4 में से तुम 1 या 2 ऑप्शन तो पक्का काट दोगे जो नहीं हो सकता। अब जो बाकी 2 बचे हैं, या तो वो सॉल्व करके जो तुम्हारे क्लोजेस्ट आंसर आ रहा है वो कर दो, और अगर थ्योरी है तो लाइक बेसिकली तुम्हें तुक्का तो मारना ही पड़ेगा। लाइक 1-2 ऑप्शन में से फिर जय माता दी कर देना। ठीक है, उसके बाद एक तरीका होता है कि तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, अब तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या हो रहा है, तो थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि वो कौन से चैप्टर से है। ठीक है, उस चैप्टर पे जाओ, लाइक माइंड में उस चैप्टर में जाओ, फिर टॉपिक ढूंढो कि कौन से टॉपिक से हो सकता है। तो कहीं ना तुम्हारे को कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, और एक बार लाइक तुम्हारे माइंड में एक वो आ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये उस चैप्टर के उस टॉपिक से है, तो उसमें तो इतनी ही चीज़ें थी, तो 1-2 ऑप्शन शायद तुम वैसे भी एलिमिनेट कर पाओ। तो एक बार ट्राई कर लेना। लाइक बेसिकली ये वो तरीके है कि जब कुछ नहीं हो सकता तो कुछ तो हो। ठीक है, एंड लास्ट तरीका शायद सुना हो तुमने या नहीं, ऑप्शन बी या सी में से मार्क कर देना अगर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, 30 मार्क्स में से तुमने अराउंड 10-14-16 कितने मार्क्स का भी कर लिया, अब तुम्हें बाकी पेपर नहीं आता, तो बी या सी में से ऑप्शन मार्क कराओ। 100% इफेक्टिव तो नहीं है, बट हाँ मोस्टली यही होता है कि बी या सी में से ऑप्शन होता है। अब इसके पीछे थिंकिंग क्या रहती है कि एग्जामिनर ए में आंसर नहीं डालता कि लाइक पहली बारी में ही ना आ जाए, एंड डी तक भी नहीं आने देता बच्चों को, तो वो बीच में बी या सी में से ही आंसर मोस्टली निकलता है। ठीक है, बट ये तभी करना लाइक तब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना हो, या फिर लाइक बेसिकली 2 मिनट बचे हो तो बी या सी कर देना, कुछ तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, बी सी मतलब आई एम सॉरी, ऐसे मत करना कि किसी में बी कर रहे हो किसी में सी कर रहे हो, या तो बी ही करना या फिर सी करना, क्योंकि लाइक तभी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, पता चले तुमने जिसमें बी किया उसका सी था, ठीक है, जिसमें सी किया उसका बी था, तो ऐसे मत करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यही सारे पॉइंट्स थे। बहुत लोग पूछ रहे थे तो आई थॉट कि एक वीडियो बना देते हैं छोटी सी, आई डोंट नो कितने टाइम की हुई है ये, बट इन मेथड्स को अप्लाई करके देखना जहाँ पे भी अटको एमसीक्यूज़ में। एंड आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट इज़ द मस्ट, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज़ उसको सॉल्व करो, मॉक टेस्ट करके जाना। पेपर्स अब बस अराउंड 10 days में है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कॉमेंट डाउन योर थॉट्स, एनी क्वेरीज, एनी थिंग यू वॉन्ट फ्रॉम माई साइड, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरी फ्रेंड दैट यू नो जिसको ये हेल्प करे, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।